हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है राधिका। आज की इस वीडियो में मैं अपना YouTube का जो अर्निंग है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए YouTube की तरफ से मुझे एक अवार्ड मिला था। और जब मैंने अवार्ड वाला वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया तो फिर मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप अपनी YouTube की जर्नी शेयर कीजिए और आप YouTube पर कैसे आए वो शेयर कीजिए। तो मैं YouTube पर कैसे आई थी वो तो मैंने आप सभी को इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया, और वो वाला वीडियो मेरा YouTube की जर्नी का फर्स्ट पार्ट था और जो ये वीडियो देखोगे ये सेकंड पार्ट है। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को अपनी अर्निंग तो बताऊंगी ही, लेकिन साथ में मुझे बहुत सारे सवाल आते थे कि आप कैसे वीडियो को बनाते हो, मोबाइल है आपके पास या फिर लैपटॉप है। तो जो भी है मैं आप सभी को दिखा दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है या फिर मुझे क्या क्या करना पड़ा। और थोड़ी बहुत मुझे भी कठिनाई हुई थी, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं किस तरह से आई हूँ यूट्यूब पर और मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मुझे बहुत धीरे धीरे ये सब समझ में आया। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मैंने जो मोनेटाइज का वो एक फॉर्म जैसा आता है, जब हम अप्लाई करते हैं अपने चैनल में ऐड लाने के लिए तीन शायद फॉर्म आते हैं, उसे हमें भरना पड़ता है। तो मैंने अपने नाम से ही उस फॉर्म को भर दिया था, लेकिन मेरे पास कुछ वैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि आगे चलकर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बस जैसे जैसे टेक्निकल के चैनल में बताया जा रहा था वैसे वैसे मैं करती गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुझसे गलती हुई है और क्या क्या गलती हुई है मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी। डिटेल में बताने का एक यही कारण है क्योंकि पिछले वाले वीडियो में भी मैंने पूरा अपने बारे में डिटेल में बताया है, ताकि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी से मिस्टेक होती है यूट्यूब पर आने के बाद तो मिस्टेक वो लोग ना करे जो मैंने किया है। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पर मैंने अपने नाम से ही एडसेंस अकाउंट बनाया था और मेरा नाम राधिका देवी है। तो मेरा ऐसा था कि ना ही तो मेरा पैन कार्ड था, तो मुझे बनाना था अपने हस्बैंड के नाम से, और मेरे हस्बैंड का बैंक अकाउंट भी है प्लस उनका पैन कार्ड वगैरह सब चीज़ है। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा ये पैन कार्ड वगैरह का। वैसे तो आजकल सभी इंसान के पास रहते हैं, लेकिन मेरा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मेरा बस आधार कार्ड था और आधार कार्ड में भी मेरा जो नेम था उसमें से राधिका में से एच गायब था, और ऐसे ही मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा आधार कार्ड, मतलब ऐसा कुछ भी मैंने सरकारी फॉर्म कभी नहीं भरे थे और ना ही मुझे कभी कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे। तो आधार कार्ड में जो था मेरा नाम का स्पेलिंग गलत था और मैंने कभी उसे सुधारा ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और जब मैंने अपने नाम से एडसेंस अकाउंट बना ही लिया था तो फिर जो आगे का प्रोसेस होता है यूट्यूब में, क्योंकि अगर आप यूट्यूब चैनल बना लेते हो, वीडियो डालना स्टार्ट कर लेते हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, बस यहीं तक काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद जो मेन जो प्रोसेस होते हैं यूट्यूब के, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस सही से आपको, मतलब कि एक लेवल होता है, आप समझ लीजिए उस लेवल को पार करना होता है। तो ऐसा था कि मैंने अपने नाम से अपना एडसेंस अकाउंट बना लिया, लेकिन एडसेंस अकाउंट जब बन जाता है, चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो वहाँ पर हमें $10 का टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो $10 मेरे हो गए थे। तो जैसे ही मेरा $10 का टारगेट मैंने पूरा कर लिया, उसके बाद ही यूट्यूब कहता है कि जिस के नाम से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है उसी के नाम से हम अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें। तो मेरा ही नाम से बना था, मेरे पास आधार कार्ड था और वो 3 ऑप्शन देते हैं। पहले 4 ऑप्शन था मेरे टाइम पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद पासपोर्ट। तो इसमें से मेरे पास आधार कार्ड था, लेकिन उसमें स्पेलिंग मेरी गलती थी और एडसेंस अकाउंट में मैंने अपना सही नाम लिखा हुआ था। अगर मैं उसमें भी गलती करती तो मेरा ये जो आधार कार्ड था वो चल जाता। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने आधार को पहले सुधारूं
तो जब मुझे आधार कार्ड अपना सुधारना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरे $10 कंप्लीट हो गए थे और यूट्यूब हमें ज़्यादा मौके नहीं देता है। अगर आप मिस्टेक कर दिए तो यूट्यूब समझ लीजिए 2 या 3 बार हमें चांस देता है। फिर मैंने अपना जो आधार कार्ड था वो मैंने पहले सुधारा। फिर मेरा जो आधार कार्ड था उसे मैंने सुधारने के लिए दिया। 1 हफ्ते में ही मेरा अप टू डेट हो गया था। तो इस तरह से मेरा आधार कार्ड सुधर गया और मैंने अपना जो आधार कार्ड था उसका मुझे स्कैन करके डालना था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था। मैंने नॉर्मल अपना फ़ोटो खींचा, क्योंकि टेक्निकल के चैनल में यही बताया गया था कि आप साफ साफ फ़ोटो एक खींच के अपने मोबाइल से और वहाँ पर अपलोड कर देना था। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपने मोबाइल से ही फ़ोटो खींचा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लाइट आने की वजह से मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन था वो रिजेक्ट हो गया। और आधार कार्ड मेरा मतलब कि वहाँ पे 3 चांस दिए जाते हैं, मैंने 1 चांस गवा दिया था। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे, और उसके बाद मुझे पता चला कि आधार कार्ड बहुत लोगों का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि अभी तो आधार कार्ड बंद हो गया है, लेकिन मेरे समय शायद चल रहा था, लेकिन शायद उसी टाइम बंद हो गया होगा, इसीलिए मेरा रिजेक्ट हो गया। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे फ़ोटो खींचने की वजह से मेरा रिजेक्ट हो गया है। उसके बाद मैंने ज़्यादा देर नहीं किया और पैन कार्ड मैंने अप्लाई कर दिया बनाने के लिए, क्योंकि मेरा आधार कार्ड सुधर चुका था। मेरा नाम जो था उसमें एच ठीक से नहीं लिखा हुआ था तो मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था। 15 दिन में मेरा पैन कार्ड आ गया और फिर मैंने पैन कार्ड को अपने मोबाइल से फ़ोटो मैंने नहीं खींचा, मैंने साइबर कैफ़े से उसको स्कैन करवाया, जहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। मेरा आधा घंटा में ही यूट्यूब की तरफ से मुझे ईमेल आता है कि आपका सक्सेसफुल हो गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप कि हमें मोनेटाइज करने के बाद $10 का टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद बस एक लास्ट स्टेप था मेरा पिन आने का, और अगर आपका सिटी है तो बहुत जल्दी आ जाता है 15 दिन में, लेकिन मेरा 1 महीने टाइम लग गया था मेरे घर तक आने तक। तो जब मेरे पूरे 1 महीने हो गए थे, 28 दिन हो गए थे, और पोस्ट ऑफिस जो है मेरे घर से थोड़ा दूर है, सामने नहीं है, तो फिर ये गए थे और वहाँ से ले आए और मेरा पिन भी हो गया। और ये जो मेरा लास्ट स्टेप था यूट्यूब की तरफ से, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। मैंने अपना पिन अपने एडसेंस अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद हमें जो एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि यूट्यूब के जितने प्रोसेस होते हैं मैंने सभी चीज़ कंप्लीट कर दिया। और मुझे जो थोड़ी सी दिक्कत हुई, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड मुझे पहले से ही बना के रखना चाहिए था, लेकिन मुझे फ्यूचर का कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ तो ऐसा होगा और ऐसा हो ही जाएगा। मैंने नहीं सोचा था। ये सब सिर्फ आपके साथ और आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। और उसके बाद हमें जो पैसे यूट्यूब से आने होते हैं वो बैंक पर हमारे आते हैं, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट। तो उसके लिए हमें अपना बैंक डिटेल वहाँ पर भरना होता है अच्छे से, कोई भी गलती नहीं चाहिए। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं वहाँ पर फिल करने गई अपना अकाउंट, तो वहाँ पर एक स्विफ्ट कोड करके ऑप्शन आता है, और ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने वीडियो देखे थे। तो वीडियो देखने से पता चला कि आप किसी भी बैंक में हो आपका अकाउंट, आप वहाँ से जाइए, उनकी मैनेजर से बात कीजिए, आपको वो स्विफ्ट कोड बता देते हैं बैंक वाले। और जब मैं गई अपने बैंक में अपना स्विफ्ट कोड मांगने के लिए उस बैंक का, तो मुझे ये नहीं पता था कि जन धन जिसके खाते होते हैं उसमें बाहर, इंडिया से बाहर से पैसे नहीं आते हैं। ये सब मुझे नॉलेज नहीं था, वो मुझे बाद में पता चला। जब मैं बैंक गई तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे इस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। तो उन बैंक वालों ने पहले तो साफ साफ मना कर दिया कि ये क्या होता है, हमें नहीं पता। आप इसी ब्रांच का जो बड़ा बैंक था इसी सिटी में, तो फिर हम वहाँ पर, उन्होंने हमें भेज दिया। फिर वहाँ पर जब हम गए तो फिर वहाँ पर पता चला कि उन्होंने तो बता दिया कि स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा, लेकिन
तो जैसे ही मेरा अकाउंट उन्होंने अपने कंप्यूटर में डाला तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो अकाउंट है ये आपका जनधन का है, इसमें आपका बाहर से पैसे नहीं आ सकते हैं, उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर हमने दूसरे बैंक में मैंने अपने नाम से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाया। तो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया और जब खुलवाने के बाद जब मैंने पूछा कि मेरे हस्बैंड ही पूछ रहे थे और मैं भी उनके साथ ही थी कि हमें इस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि स्विफ्ट कोड, और जैसे ही स्विफ्ट कोड का नाम वो लोग सुनते थे थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा चेहरा कर लेते थे कि स्विफ्ट। और अभी तक जो स्टेट बैंक में जो मैंने खाता खुलवाया था वहाँ पर किसी भी कोई भी ग्राहक का बाहर से किसी का पैसा नहीं आया है। तो वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते थे और फिर हम लोग भी डर जाते थे कि क्या हमने पूछ लिया। फिर वो डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप मैनेजर से बात कीजिए, ये सब हमें नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड मैनेजर के पास गए और जो मैं जहाँ रहती हूँ उस शहर का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जब हम वहाँ पर गए तो मैनेजर से हमने पूछा कि सर हमें स्विफ्ट कोड चाहिए, हमारा बाहर से पैसा आना है तो उसके लिए स्विफ्ट कोड वहाँ पर मांग रहा है। तो मैनेजर ने पहले तो हमें देखा कुछ सेकंड तक और वो भी थोड़ा सा अजीब सा चेहरा कर लिए थे कि क्योंकि अभी जैसे मैं पहले जैसे दिखती थी, चेहरा से नहीं लग रहे थे कि हमारा इंडिया से बाहर से भी पैसा आएगा। और थोड़ा सा अजीब वो लोग व्यवहार करते थे और जो उनके अगल बगल में भी जो काम करते हैं वो लोग भी स्विफ्ट कोड का जो नाम है वो सुनकर सभी लोग हमारा फेस देखने लगते थे। तो थोड़ा सा हम लोग भी डर जाते थे। तो मैनेजर ने सब चीज़ पूछा टाइम देकर, और जिनका वो काम करते हैं जो बड़े बड़े फाइल लेकर चेक लेकर आते हैं पहले उनको उन्होंने देखा, हमें काफ़ी देर तक बिठवा के रखा। उसके बाद उन्होंने स्विफ्ट कोड बताया, लेकिन मैनेजर ने हमें स्विफ्ट कोड दिया, लेकिन वो जो स्विफ्ट कोड था उन्होंने रांची का हमें दिया था। तो रांची का जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहीं पर इंडिया से बाहर के पैसे आते थे, हमारे यहाँ रामगढ़ जिले के बैंक में नहीं आते थे, उन्होंने ये बता दिया था। तो मेरे बैंक में आ जाते हैं अगर मैं रांची का स्विफ्ट कोड डाल देती तो। फिर उन्होंने एक कोड दिया और मैंने उस कोड को अपने इस एडसेंस अकाउंट में फिल कर दिया, लेकिन मेरा जो स्विफ्ट कोड था उन्होंने मुझे गलत बताया था और मेरा जो पैसा है वो नहीं आया, क्योंकि 21 तारीख को वहाँ से पैसे भेज दिया गया था, मेरे मोबाइल पर ईमेल भी आ गया था। जब मैंने वहाँ पर बैंक में गई थी 25 तारीख को पैसे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। तो पहले तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश हो गई और मैंने सोचा कि मैंने क्या गलती कर दिया, क्या हुआ। तो फिर डायरेक्ट हमने मैनेजर के पास फिर गए, उनके बहुत सारे काम होते हैं उन्होंने पहले किया। जब उनको पता चला उनका पैसा नहीं आया, और उनको कैसे पता चला अभी मैं आपको बताती हूँ। जब उन्होंने रांची का बैंक का जहाँ का स्विफ्ट कोड उन्होंने दिया था वहाँ पर उन्होंने कॉल किया, तो फिर उनको पता चला कि वो बैंक ही बंद हो गया है और अब जो इंडिया से बाहर का पैसा आता है वो दूसरे बैंक में आता है और उसका नया स्विफ्ट कोड तैयार हो गया था। तो उन्होंने कॉल करके पता भी किया कि हमारे यहाँ एक कस्टमर है हमारे बैंक के, उनका फंड आने वाला था, उनका नहीं आया है। तो फिर उन्होंने कंप्यूटर से सारा पता वता किया, तो फिर उन्होंने एक नया स्विफ्ट कोड बताया था। फिर मैं घर आई और उन्होंने हमें एक ही जवाब दिया उन मैनेजर ने कि ये स्विफ्ट कोड बंद हो गया है, आपका जहाँ से पैसा आना था आप उन्हें ईमेल कीजिए या फिर अपना जो बैंक डिटेल था उसे आप सही कर दीजिए, फिर आपका नेक्स्ट मंथ आपका पैसा आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैं घर आई और जैसे जैसा उन मैनेजर ने मुझे कहा था मैंने अपना एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक डिटेल को उसे रिजेक्ट करके और फिर से दोबारा सारे सही वर्ड मैंने भर दिए
और मुझे 2 दिन बाद ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया था कि आपके मोबाइल में USD डॉलर आया है। और जब मेरे मोबाइल में मैसेज आया और मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जैसे ही वो बस मैसेज आते ही वहाँ से रांची से ही मुझे कॉल आया था। और कॉल आने के बाद वो लोग कुछ सवाल पूछते हैं नॉर्मल से कि आपका नाम क्या है और आपका कहाँ से पैसा आया है, आप क्या काम करते हो। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन थे। वो ये भी पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया। तो जो छोटे मोटे आंसर थे मैंने उनको कॉल पर बता दिया था। मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन कुछ लोग को ऐसा भी होता है कि बैंक भी जाना पड़ता है अपने आप को प्रूफ कराने के लिए कि आपका सही तरीके से पैसा आ रहा है या फिर गलत तरीके से पैसा आ रहा है। और आप सब सोच रहे हो कि मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी चैनल बनाना चाहते हो और मेरी तरह अगर आप कुछ कंफ्यूजन हो रही है या फिर आपने मेरी तरह कुछ मिस्टेक कर दिया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलती करोगे तो उसका सॉल्यूशन भी है, बस आप उसे सही सही से पार करना। और आप इस वीडियो को देखकर बस आप सभी को थोड़ी सी हिम्मत मिले और आप लोग डरो ना। तो ये देखिए मेरा ये पहला मोबाइल है जो मुझे मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर गिफ्ट दिया था। और ये मोटोरोला का मोबाइल है। और इसी मोबाइल से मैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड किया करती थी, एडिट किया करती थी। मैंने इसी मोबाइल से अपना चैनल बनाया है और सारे काम मैं इसी मोबाइल से करती थी। और ये मोबाइल मेरे लिए बहुत अच्छा है और अभी भी ये अच्छा है। लेकिन दिवाली के बाद मैंने एक अपना न्यू फ़ोन लिया है तो उसे भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो चलिए अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब मैं बताती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग क्या है। और फर्स्ट अर्निंग ही मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये जो YouTube की कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ नियम होते हैं, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। और उस गाइडलाइन में एक ये भी है कि हम अपनी सैलरी को इस तरह से पब्लिसिटी बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट हम बता सकते हैं कि हमारी कितनी सैलरी है और कितनी हमारी मंथली इनकम होती है। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे और बहुत ज़्यादा सैलरी भी होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कम होती है या फिर मेरी जितनी है उतनी ही सबकी होती होगी। और जो सैलरी होती है वो चैनल हमारे किस कैटेगरी का है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और जो मेरा कैटेगरी है वो पीपल एंड ब्लॉग्स का है, उसमें सबसे कम पैसे दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में पैसे मिलते हैं वो है जिनके गेमिंग के चैनल होते हैं या फिर जिनकी टेक्नोलॉजी के चैनल होते हैं और जो लोग सिखाते हैं वो टेक्निकल के चैनल में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ट्रेवल्स और ये जो न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, ये सब में होते हैं ठीक ठाक। लेकिन जो पीपल एंड ब्लॉग्स का कैटेगरी आता है उसी में कुकिंग का चैनल आता है। ये जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, मतलब कि जितनी टेक्निकल के चैनल को मिलती है उसकी आधी अर्निंग हमें मिलती है उतने ही व्यूज पर। और ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जिनकी टेक्निकल के चैनल है अगर उनके ब्लॉग के चैनल होते हैं तो उन्होंने ही बताया है, लाइव प्रूफ के साथ बताया है कि ब्लॉग चैनल के इक्वल व्यू होते हैं जितने टेक्निकल वाले कैटेगरी के चैनल का व्यूज है। पर उनके ब्लॉग वाले चैनल पे पूरा आधा से कम पैसे उनको मिलते हैं उतने ही व्यूज के। और अगर आपने यूट्यूब की सैलरी अगर आप देखते होंगे जिन्होंने बताया है, और टेक्निकल के चैनल वाले बहुत ज़्यादा अपनी यूट्यूब की सैलरी बताती है, उनकी बहुत ज़्यादा होती है हमारे मुकाबले। दिवाली से पहले मैंने जो मोबाइल आपको दिखाया उसी मोबाइल से मैं शूट किया करती थी, सारे काम उसी मोबाइल से किया करती थी। लेकिन दिवाली के बाद जब मैंने ये न्यू फ़ोन लिया उसके बाद मैंने इसी फ़ोन से अपना वीडियो रिकॉर्ड भी करती हूँ और एडिट भी करती हूँ और सारे काम मैं इस मोबाइल से करती हूँ। मेरी फर्स्ट सैलरी इतनी थी कि अगर मैं इस मोबाइल को खरीदना चाहूँ तो मेरी फर्स्ट सैलरी और अगर मैं 3 से 6 हज़ार के बीच में एक अमाउंट अगर इसमें मैं मिला दूं तो मेरी फर्स्ट सैलरी का दाम आ जाएगा। और इस मोबाइल का दाम आप अमेजोन में चेक कर सकते हो। मैं इसका एक बार नाम ले लेती हूँ। ये है सैमसंग कार M30s, इस मोबाइल का नाम है। आप इसका प्राइस चेक कर लेना। तो मैंने अभी आपको इनडायरेक्टली अपनी फर्स्ट सैलरी बता दी। और रही बात मेरी मंथली इनकम की, तो मंथली इनकम सब्सक्राइबर के बेस पर हमें नहीं मिलता है और ना ही हमें
हमारे वीडियो के ऊपर लाइक कितने हैं उसके पैसे मिलते हैं। यूट्यूब पर हमें हमारे जो ऐड आते हैं वीडियो के बीच में, उस जो 3 सेकेंड या फिर 6 सेकेंड के ऐड आते हैं उसके पैसे मिलते हैं। और व्यूज भी अगर आपके आ गए, आपने टाइटल अच्छा खासा रख लिया लेकिन उस वीडियो का वॉच टाइम अच्छा नहीं है तो आपको पैसे भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि टाइटल पर लोग क्लिक करते हैं लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते। यानी कि जो हमारा वॉच टाइम आता है उसका भी बहुत ज़्यादा एक अहम रोल होता है कि इस वीडियो का वॉच टाइम कितना है। और हमें यूट्यूब में हर मंथ सैलरी पाने के लिए कम से कम $100 का टारगेट पूरा करना ही पड़ता है। अगर आपके $98 या फिर $99 भी हो जाएंगे तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, फिर आपको नेक्स्ट मंथ में सैलरी मिलेगी। तो मेरा साथ ऐसा होता था कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था मेरे व्यूज कम आते थे, लेकिन जितने भी व्यूज आते थे मेरे $100 कंप्लीट हो जाते थे और मेरी हर मंथ सैलरी आ जाती थी, $100 के आसपास ही आती थी। और व्यूज मेरे रहते थे लॉकडाउन से पहले 30 से 40 के बीच में, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ही मेरे जो चैनल है वो बिल्कुल अचानक से हाई हो गया और व्यूज आने लगे। तो फिर व्यूज तो आते थे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। लॉकडाउन में मेरी 2 वीडियो वायरल हुई, एक हाउस टूर का और एक फिर बाद में हुआ, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद थी और इस कारण ऐड भी आने बंद हो गए थे। लॉकडाउन के समय मेरे वीडियो में व्यूज बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला, क्योंकि एक बार तो मेरी सैलरी ही नहीं आई एक मंथ और कुछ डॉलर $100 में होते होते कम रह गई और मेरा $100 का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। उस चक्कर में मेरी एक मंथ सैलरी नहीं आई, लेकिन फिर सेकेंड मंथ दोनों महीने के जुड़ के मेरी सैलरी आ गई थी। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद ही अभी मेरे व्यूज आ रहे हैं और मुझे इतना नहीं पता है कि मेरे व्यूज कब तक अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि व्यूज के ऊपर ही हमें पैसे मिलते हैं। और अभी की जो मेरी मंथली इनकम है वो ये जो मोबाइल है इसके आसपास मेरी मंथली आ जा रही है, क्योंकि मेरे अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि ये कब तक मेरे व्यूज बरकरार रहेंगे और मेरी हर मंथ इसी तरह सैलरी आते रहेगी, क्योंकि ये पूरा खेल व्यूज और ऐड के ऊपर है। तो मेरी जो लाइफ चेंज हुई है वो यूट्यूब से आने की पहले की मेरे छोटे छोटे चीज़ों के लिए मुझे तरसना पड़ता था, नेट पैक डलवाने के लिए तरसना पड़ता था। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, अपने बच्चों को हर त्यौहार में कपड़े वगैरह लेने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं अपने जो यूट्यूब की अर्निंग है उससे मेरा जो ज़रूरत का चीज़ है वो मैं आसानी से खरीद सकती हूँ। और कभी कभी मुझे ये सब सपना सा भी लगता है कि मैं ये सपना हो रहा है और मुझे बहुत डर भी लगता है कि मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा सपना कभी टूटे ना। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी और मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा इसी तरह साथ और सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ और मेरी जो यूट्यूब की अर्निंग आती है उसे थोड़ी सी सेविंग करके और मेरे कुछ छोटे छोटे सपने हैं उसे मैं साकार कर पाऊँ। और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से होगा। ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।